आज का टॉपिक होगा हमारा द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है। अच्छा, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? हमने आपको एक बार बताया था प्रोपेगेंडा का मतलब। हाँ, अपने बातों का, अपने विचार का, अपने थॉट का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए। नहीं, प्रोटेस्ट कैसे कह सकते हो? प्रोटेस्ट, प्रोपेगेंडा का मतलब प्रोटेस्ट नहीं। प्रोटेस्ट, प्रोपेगेंडा का मतलब अपने विचारों को, अपने थॉट को किस प्रकार से लोगों के सामने रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करें, है ना। तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाजी जर्मनी, जो जर्मनी है, वहाँ का जो हिटलर है, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए किन किन तरीकाओं का इस्तेमाल करता था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि अपने बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को लोगों के सामने रखने के लिए हिटलर बहुत ही अच्छे तरीके से लैंग्वेज और मीडिया दोनों का इस्तेमाल करता था। अब ये लैंग्वेज का इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है ये तो अभी हम आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे, लेकिन मीडिया का इस्तेमाल आप यहाँ पे फिलहाल जान लीजिए, क्योंकि मीडिया का यहाँ पे उतना रोल नहीं दिया गया है, लेकिन लैंग्वेज का रोल दिया गया है कि लैंग्वेज के हिसाब से वो कैसे अपने आइडियाज़ को, यानी कि अपने बातों को लोगों के सामने रखता था, है ना। मीडिया के बारे में जान लीजिए फिलहाल। मीडिया के मामले में ये था कि मीडिया को बेसिकली हिटलर के अंदर में था। मीडिया वही काम करता जो हिटलर चाहता, जो हिटलर बोलता, है ना। तो मीडिया वही चीज़ केवल दिखा रहा था लोगों को जो कि हिटलर कह रहा था, और हिटलर कभी भी अपना बुराई मीडिया के सामने नहीं दिखा रहा था, हमेशा अच्छाई ही दिखा रहा था। तो मीडिया हमेशा लोगों को क्या दिखाता था? ये दिखाता था कि देखो भाई, हिटलर जो है ना आपका भगवान है, इसका पूजा करो। ये मीडिया का रोल था। लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से हिटलर किस प्रकार से अपने प्रचार को फैलाता था ये हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, चलिए। नाजीज नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखो, नाजी का मैंने कि जो हिटलर था हमारा, हिटलर कितना ज़्यादा लोगों को मारता था, है ना, लेकिन कभी भी वो मारने के लिए मर्डर या फिर किल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता था। मर्डर का मतलब क्या होता है या फिर किल का मतलब क्या होता है? जड़ से ख़त्म कर देना, जान मार देना, और वो मारता भी था। लेकिन कभी भी हिटलर ना ये नहीं कहता था कि इसको मर्डर कर दो, इसका किल कर दो, नहीं कहता था। सोचो, फिर कहता क्या था भाई मारने के लिए? इशारे से कि हाँ इसको ख़त्म करो, ऐसे नहीं कहता था। कुछ वर्ड था, कुछ लैंग्वेज था उसका, जो कि किल और मर्डर के बदले में वो बोलता था, जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। समझ रहे बात को? जैसे कोई यदि कहे, हमको यदि कोई कहे कि प्रिंस को किल कर दो या फिर मर्डर कर दो, तो हमको लगेगा कि अरे भाई हमको तो जान से मारने का बात कर रहा है ना। लेकिन हिटलर ये चीज़ नहीं करता था। हिटलर किसी को यदि मारना है तो वो कभी नहीं कहता था कि इसको किल कर दो या फिर इसका मर्डर कर दो, कभी नहीं कहता था। क्योंकि किल और मर्डर क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि लगभग हर किसी को समझ में आता है, मतलब कि जान से मार दो। कभी वो इस्तेमाल ऐसा नहीं करता था। हिटलर ना पावरफुल स्पीकर के साथ साथ वो बहुत बड़ा बुद्धिमानी आदमी भी था, है ना। वो जानता था कि किस प्रकार के लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को मार भी दो और पता भी ना चले कि हम कैसे उसको मारें, क्या बोल के मारे उसको, है ना। तो अब मारने के लिए किन किन वर्ड का इस्तेमाल होता था आप जानिए, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, मास किलिंग वेयर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। सोचो, है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दी ज्यूइश। यानी कि ज्यूइश लोगों को यदि मास किलिंग करना है, यानी कि एक साथ बहुत सारे ज्यूइश लोगों को मारना है, तो वो क्या कहता था? स्पेशल ट्रीटमेंट। सोचो, अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट यदि हमको कोई बोले तो हमको ऐसा लगेगा, हम भारत के लोग हैं तो बेसिकली हमको लगेगा कि अच्छा ऐसा कोई उपचार होगा जो कि हमको बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट का तो मतलब यही होता है। लेकिन हिटलर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब क्या था? किलिंग, मारो। समझ रहे बात को? सोचो, तो वो किल और मर्डर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता था मारने के लिए, वो इस्तेमाल करता था स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, हमारे सामने यदि कोई कहे फाइनल सॉल्यूशन, तो हमको तो यही समझ में आएगा कि भाई कोई चीज़ का सवाल होगा जिसका कि सॉल्यूशन आ गया, आखिरकार उसका सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता था हिटलर लोगों को मारने के लिए। लोगों को लगता था कि अरे ये तो किसी और चीज़ का बात कर रहा है, लेकिन ये जिसको बोल रहा होता था वो समझ जाता था, अच्छा हिटलर बोल रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब कि इसको मौत के घाट उतारो। समझ गए? तो ज्यूइश के लिए ये इस्तेमाल करता था वर्ड कौन कौन सा? स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सॉल्यूशन, उसको मारने के लिए। इथेंसिया,
इथेंसिया वर्ड इस्तेमाल करता था किसके लिए? डिसेबल्ड के लिए। किसके लिए? डिसेबल्ड के लिए, यानी कि डिसेबल्ड मतलब कि जो लंगड़ा है, लुल्हा है, हैंडीकैप्ड है, इस प्रकार का, है ना। तो उसके लिए वो ये वर्ड इस्तेमाल करता था इथेंसिया। अरे मतलब बोलने का तरीका है भाई, है ना। उसके बाद सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। अच्छा यहाँ पे दो वर्ड और है, सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन। ये दोनों वर्ड जानते हो किसके लिए इस्तेमाल करता था? ये दोनों वर्ड वो इस्तेमाल करता था नॉर्डिक जर्मन आर्यन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मारने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन वर्ड क्यों है? सेलेक्ट करो, मतलब कि ग्रुप में से जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है उसको सेलेक्ट करके बाहर निकालो, जो बच गया उसको मार दो। किसका? नहीं, डिसइंफेक्शन का भी हम बताएंगे, पहले आप सिलेक्शन का मतलब समझिए। सिलेक्शन का मतलब था हिटलर के लिए कि यदि एक सोसाइटी है तो सोसाइटी में से पहले किसको सुरक्षित बाहर निकालो? नॉर्डिक जर्मन आर्यन को बाहर निकालो, यानी कि उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट से क्या निकला हमारा वर्ड? सिलेक्शन, और जो बच गया उसको मार दो। ये था सिलेक्शन का मतलब, ठीक है। और डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन को यानी कि इन्फेक्ट होने से उनको वहां से हटाओ, बचाओ। डिसइंफेक्ट मतलब क्या होता है? उसको बीमार होने से बचाना, उसको बर्बाद होने से बचाना, यही तो मतलब होता है इसका, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हिटलर डिसइंफेक्शन और सिलेक्शन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? नॉर्डिक जर्मन आर्यन के लिए, कि इसको सेलेक्ट करके बगल करो। इसके साथ ही साथ डिसइंफेक्शन का मतलब क्या था कि जो घुले मिले लोग हैं सोसाइटी में, जो एक साथ रह रहे हैं, ज्यूइश, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जिप्सीज, ब्लैक, हैंडीकैप्ड, जो सारे लोग रह रहे हैं, उन सभी में से किसको बाहर निकालो? नॉर्डिक जर्मन आर्यन को बाहर निकालो, ताकि ये क्या हो जाए? डिसइंफेक्ट हो जाए, यानी कि जो पहले ये गंदे थे, दूषित थे, तो ये क्या हो जाए? साफ हो जाए। समझ रहे बात को। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि यदि समुद्र में एक सिक्के, यदि आपका एक सिक्का भुला गया तो सिक्के को बाहर निकालो, यही कह रहा है बस, और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना वर्ड को देखिए कि किन किन प्रकार के वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है अपने बातों को पहुंचाने के लिए, है ना, लोगों को मारने के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। अच्छा, इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को निकालना, वहां से बचाना, सुरक्षित वहां से बाहर निकालना। लेकिन वो इवैक्यूएशन का मतलब ये निकालता था कि लोगों को गैस चैम्बर में डालो। उल्टा इसका जस्ट। लोगों को लगता था इवैक्यूएशन का ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो हो सकता है कि लोग कहीं पे मुसीबत में फंसे होंगे जिसको बाहर निकालेगा, है ना। लेकिन इवैक्यूएशन का वर्ड का जो पावर था हिटलर के लिए, उसका क्या मतलब था? मतलब ये था कि उसको वहां से खींच के बाहर निकालो और कहाँ पे डाल दो? गैस चैम्बर में डाल दो। बेसिकली किसको? ज्यूइश को, जिप्सीज को, हैंडीकैप्ड को, पोल्स को। समझ रहे बात को। चलिए, तो इवैक्यूएशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि बाहर निकालना, सुरक्षित उसको रखना, लेकिन इसका मतलब था कि उसको बाहर से सुरक्षित, बाहर समाज से उसको बाहर निकालो, जाके गैस चैम्बर में डाल दो। गैस चैम्बर वेयर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरिया एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स। देखो यहाँ पे गैस चैम्बर को क्या कहा गया है? गैस चैम्बर को कहा गया है डिसइंफेक्शन एरियाज, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि आपको लेकर जाया जाएगा और आपके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी आपके अंदर इन्फेक्शन है, उसको दूर किया जाएगा। सोचो। और इंसान को यहाँ पे दूर कर दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गैस चैम्बर, हम लोग तो समझ रहे हैं ना कि गैस चैम्बर होगा जहाँ पे घुटन का जिंदगी आपको जी के मरना पड़ेगा, है ना। पॉइजनस गैस होगा जहाँ पे कि आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। लेकिन ये क्या कहता था? गैस चैम्बर का मतलब ऐसा एरिया जो कि डिसइंफेक्शन एरिया है, मतलब कि यदि आपके अंदर कोई कीटाणु आ गया है, यदि आपके अंदर इन्फेक्शन आ गया है, तो इस इन्फेक्शन को दूर किया जाएगा। कहाँ पे? गैस चैम्बर में। क्या वहाँ पे इन्फेक्शन को दूर किया जा रहा था? नहीं, वहाँ पे लोगों को ही दूर कर दिया जा रहा था, लोगों से, है ना। और गैस चैम्बर देखने में कैसा लगता था? बिल्कुल बाथरूम के जैसा, बिल्कुल बाथरूम के जैसा। और बाथरूम के जैसा वो देखने में इसलिए लगता था ना क्योंकि उसमें फेक शावर था, जो झरना होता है ना फेक, वो था फेक शावर हेड। और उस शावर से निकलता क्या था मालूम है? पानी के बदले जहरीला गैस निकलता था। सोचो, यानी कि एक बार अंदर डाल दिया, बाहर से ताला बंद कर दिया और शावर को बाहर से ऑन कर दिया, तो लोगों को लगता था कि भाई हम आप आए हैं तो नहाएंगे बढ़िया से, है ना। इसको अब वहाँ पे निकलता क्या था? जहरीला गैस निकलता था और वो घुट घुट के मर जाते थे। ठीक है, आगे।
तो ये था उनका प्रचार करने का तरीका। सोचो किस प्रकार से वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार से वो लोगों को बुर्बक बना रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। मीडिया was carefully used to win support for the regime and popularize its world view। मीडिया का जहाँ तक बात है, मीडिया को तो पूरा खरीद लिया था किसने? हिटलर ने। तो मीडिया वही कर रहा था जो हिटलर बोल रहा था। हिटलर बोल रहा था कि भाई देखो मेरा हंसता हुआ चेहरा लोगों के सामने दिखाओ, दिखाता था। बोलो लोगों के हिटलर मसीहा है आपका, तो मसीहा बोलता था वो। जो उसको करना था, मतलब कि जो हिटलर उसको बोलता था वो करता था, क्योंकि उसको भी डर था ना, नहीं करेंगे तो मौत के घाट उतार देगा, है ना। तो मीडिया का इस्तेमाल वो बहुत ही केयरफुली तरीके से, यानी कि बहुत ही मस्त तरीके से उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया अपने रिजिम में, यानी कि अपने जहाँ तक उनका दायरा था, जहाँ तक उनका एरिया था, वहाँ तक अपने बातों को फैलाने के लिए उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया। आगे, अच्छे तरीके से मतलब किस रूप में? किस रूप में अच्छे तरीके से मतलब किस रूप में? मतलब गलत तरीके से, है ना। आगे, नाजी आइडिया वेयर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जो नाजी लोग थे, जो हिटलर को मानते थे, जो नाजी पार्टी को फॉलो करते थे, उनके आइडियाज़ को इमेज के द्वारा लोगों के सामने फैलाया गया। इमेज ऐसा ऐसा बनाया गया ना, जिससे कि केवल ये लगता था कि यदि हमको कोई संकट के ज़िंदगी से निकाल सकता है तो वो केवल कौन है? नाजी पार्टी है, यानी कि हिटलर है। ऐसा ऐसा इमेज बनाया जा रहा था। सोचो, समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फिल्म्स यानी कि मूवी भी बनाया जा रहा था, केवल और केवल ऐसा ही मूवी जिसमें कि केवल और केवल हिटलर और नाजी पार्टी को ही शो किया जा रहा है, वो भी सुपीरियर। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है फिर रेडियो में भी केवल समाचार चल रहा है नाजी पार्टी का, नाजी पार्टी ये है, नाजी पार्टी वो है, एकदम अच्छा अच्छा बात फैलाया जा रहा है। पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर छपे जा रहे हैं हिटलर का, उसके नाजी पार्टी के लोगों का, ताकि लोग इसको क्या करें? माने, पूजा करे, इसका रेस्पेक्ट करे, है ना। कैची स्लोगन का मतलब एकदम मस्त मस्त स्लोगन दे रहा था वो, है ना। एकदम ऐसा ऐसा बात कह रहा था कि लग रहा था कि यही जो है, बाकी अलावा कोई नहीं है ना। स्लोगन भी दे रहा था, नारा भी एक से एक दे रहा था। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भारत में यदि लोगों को एकजुट करना है तो आप केवल वंदे मातरम कर दीजिए, सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। मतलब कि वो क्या देखने लगते हैं? वो ये देखने लगते हैं कि अरे भाई भारत का बात हो रहा है। समझ रहे बात को? तो वो लोग भी एकदम कैची, मतलब कि ऐसा ऐसा स्लोगन दे रहा था, लोग सुनते ही मानते थे कि अरे वाह क्या बात है ना। साथ ही साथ एंड लीफलेट्स का मतलब ऐसे छोटे मोटे पुस्तक भी छापे जा रहे थे उस समय पे, जिसमें कि केवल और केवल हिटलर और नाजी पार्टी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, पुस्तकों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते हैं। इन पोस्टर्स those groups were identified as the enemies of Germans, were stereotyped, mocked, abused and described as evil। तो जर्मनी का जो दुश्मन था, जो जर्मनी के बारे में भलाई नहीं चाहता था, उन सभी लोगों का जो पोस्टर में तस्वीर बनाया जाता था, उनको स्टेरियोटाइप कहा जाता था। स्टेरियोटाइप का मतलब ऐसे लोग जो कि बिल्कुल घृणा लायक है, मतलब क्या है, जिनको कि पसंद नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोग जो कि कभी भी भलाई नहीं चाहता है, इस प्रकार का। तो जो लोग जर्मनी से नफरत करते थे, जो लोग हिटलर से नफरत करते थे, उन सभी का पोस्टर में फोटो बनाते थे वो लोग, और उनको क्या नाम दिया जाता था? स्टेरियोटाइप्ड, मतलब कि ऐसे लोग जो कि नफरत करते हैं जर्मनी से, ऐसा आप समझ लीजिए। मॉक्ड, उनको उनका मजाक उड़ाया जाता था पोस्टर में। साथ ही साथ एब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल, उसको गंदा गंदा वर्ड भी उसके लिए लिखा जाता था पोस्टर में। साथ ही साथ उनको भला बुरा भी कहा जाता था, साथ ही साथ उनको बुरा माना जाता था पोस्टर में, यानी कि दुश्मन मानते थे वो लोग जर्मनी का। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे आपने क्या समझा, जल्दी बताइए। यहाँ पे आपने ये समझा कि जो जर्मनी का दुश्मन था, जो जर्मनी का भलाई नहीं चाहता था, है ना, जो हिटलर को पसंद नहीं करता था, उन सभी लोगों का पोस्टर यहाँ पे बना दिया जाता था पोस्टर में, यानी कि पोस्टर में इमेज उनका छाप दिया जाता था, और उनके लिए गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे हिटलर के द्वारा, है ना, ताकि लोग उसको देखें तो किस भाव से देखें? केवल और केवल एक घृणा के भाव से देखें, है ना। आगे, सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेयर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट। सोशलिस्ट और लिबरल्स कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो कि बिल्कुल हिटलर के विपरीत, यानी कि अपोजिट सोचते हैं।
हिटलर क्या सोच रहा था? हिटलर सोच रहा था डिक्टेटरशिप के बारे में, हिटलर सोच रहा था लोगों के मारने के बारे में। लेकिन ऐसे लोग जो कि सोच रहे थे कि हिटलर का राजकाल जो भी है वो खत्म होना चाहिए, इन सभी लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर दिया गया? वीक और डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है चरित्रहीन। समझ रहे बात को? तो जो लोग हिटलर के बिल्कुल खिलाफ बोलते थे, जो लोग आज़ादी चाहते थे, उन सभी लोगों को हिटलर ने क्या कहा? वीक कहा, छोटा कहा, तुच्छ कहा, खत्म आदमी कहा। इस प्रकार से साथ ही साथ उन्होंने डीजेनरेट कहा, और डीजेनरेट का मतलब चरित्रहीन कहा। सोचो, समझ रहे बात को? तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हिटलर के खिलाफ कोई बुरा नहीं बोल सकता है। बुरा बोल दिएगा तो फिर आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। Propaganda films like The Eternal Jews were made to create hatred for Jews। यहाँ पे एक फिल्म उस समय पे आया था, प्रोपेगेंडा फिल्म, जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू। फिल्म का नाम क्या था? द इटर्नल ज्यू। और इस इटर्नल ज्यू फिल्म में बेसिकली ये बताया गया था कि आप केवल और केवल नफरत कीजिए, किससे? ज्यूज से। समझ रहे बात को? देखो, मूवी में ना वही चीज़ देखता है, मतलब कि मूवी में जो चल रहा होता है लोग उसको कैच कर लेते हैं ना, उसको जो मान लीजिए जो समझता है कि जो मूवी में दिखाया जा रहा है वही हकीकत है, वो क्या करने लगता है? उसको फॉलो करने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक मूवी आया था उस समय पे, द इटर्नल ज्यू, और इसमें ये बताया गया था कि आपको केवल और केवल क्या करना है? ज्यूज से नफरत ही करना है, प्यार वाला बात करना ही नहीं है। ठीक है, आगे। ज्यूज वेयर रेफर टू एज इंसेक्ट्स, रैट्स एंड पेस्ट्स। सोचो, उस समय पे ज्यूज को किसका दर्जा दिया गया? इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़े का, रैट का, चूहे का, पेस्ट का, छोटे मोटे जो दीमक होते हैं ना, उसका एग्जाम्पल दिया गया, यानी कि वो कहा गया ज्यूज को। क्या ऐसा था क्या? कभी नहीं था। लेकिन इन सारे नामों से, यानी कि इनका उच्चारण जो है ना, इन प्रकार का उनको दे दिया गया कि ज्यूज जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, छोटे मोटे दीमक हैं, वो इस प्रकार का उनको कहा जा रहा था उस समय पे। देयर मूवमेंट वेयर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ रोडेंट्स। और जब ज्यूज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कहा गया कि वो ऐसे चलते हैं जैसे रोडेंट्स चलते हैं। रोडेंट्स मतलब जो रेंगने वाले चीज़ होता है ना, हालांकि उसको तो हम लोग रेप्टाइल कहते हैं, लेकिन रोडेंट्स बेसिकली हम लोग चूहे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग अपने हिंदी में जो हम लोग कहते हैं छुछुंदर, इस प्रकार का चूहे का एक प्रजाति होता है, उसके लिए हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वर्ड क्या? रोडेंट। अच्छा, कभी भी चूहा देखते हैं आप, इधर से उधर भागते रहता है ना, वही कैटेगरी का, यानी कि वही बात कहा गया कि इसको ज्यूज को कहा गया। सोचो कितना गंदा लग रहा होगा उस समय उन लोगों को, है ना। ज्यूज को कहा दिया कि तुम लोग ना रोडेंट हो। रोडेंट मतलब कि जैसे चूहा, छुछुंदर, जैसे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं ना, वही तुम लोग हो, ऐसा उनको वहाँ पे कहा जा रहा था। कितना अपमानजनक वाला बात है ना। हम लोगों को यदि भारत में कोई ऐसा कहे तो हम तो बिना सोचे समझे उसको 2-3 चाटा लगा दें, ऐसा हो सकता है, होता भी है ना। लेकिन यहाँ पे ज्यूज बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, कुछ करेगा तो मार दिया जाएगा, है ना। ऐसे भी मारा जा ही रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं? यहाँ से आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि नाजिज्म यानी कि हिटलर का पार्टी किस पे काम कर रहा था? लोगों के माइंड पे काम कर रहा था। मतलब कि लोगों के माइंड के अंदर किस प्रकार से घृणा फैलाया जा रहा था, नॉर्डी जर्मन आयरन के अलावा जो था उसके खिलाफ किस प्रकार से घृणा फैलाया जा रहा है, ये काम कौन कर रहा था? हिटलर के लोग, और हिटलर कर रहा था। ठीक है, टैप देयर इमोशन, उसके इमोशन को वो कैप्चर कर ले रहा था, यानी कि आपके माइंड में जरा सा भी इमोशन नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, दया माया का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड टर्न देयर हैट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। और इंसानों के पास जो भी गुस्सा था, जो भी उनका गुस्सा था, उनके अंदर जो नफरत था किसी भी चीज़ों को लेकर, उन नफरत को किसके उधर डाइवर्ट कर दिया गया? अनडिजायरेबल लोगों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई यदि आपको गुस्सा है किसी चीज़ों को लेकर तो गुस्सा उस पर उतारो ना जो कि अनडिजायरेबल है। कौन कहता था ऐसा? हिटलर और हिटलर के लोग। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे ना गुस्से को भी ये लोग कैसे इस्तेमाल कर ले रहे हैं दूसरे जगह पर, देख रहे हैं। मतलब कि गुस्से, जिस चीज़ को लेकर आपका गुस्सा है वो गुस्सा उस पर नहीं उतर रहा है, बल्कि वो गुस्सा किसी और पे उतर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। Nazis tried to win the support of the different section of the population by suggesting that Nazis alone could solve all the problems।
मतलब कि यहाँ पे जो नाजीज थे, जो नाजी पार्टी को फॉलो करने वाले लोग थे और जो नाजी जो हिटलर को फॉलो करते थे, ऐसे लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, हर एक प्रकार के लोगों का वो सपोर्ट जीतना चाह रहे थे और वो बताना चाह रहे थे कि नाजी ही एक ऐसा है जो कि आपके हर एक प्रकार के समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, यानी कि आपको मुसीबत से को यदि बचा सकता है तो वो कौन है, नाजी पार्टी और हिटलर है। ऐसा वहाँ के लोगों का यानी कि नाजी पार्टी का मानना था। ठीक है, कोई डाउट या था समझने में? तो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि किस प्रकार से हिटलर अपने बातों को प्रचार प्रसार करके लोगों के सामने रख रहा है ना। वो कभी भी सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके बदले बड़ा एक मस्त सा बहुत अच्छा सा वो लैंग्वेज यूज कर रहा है ताकि लोगों को पता भी ना चले, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम कर रहा था हिटलर, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा टॉपिक भी समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका 5th नंबर टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई भी डाउट रहा हो किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।